जी कबीले महान शून्य तकनीक के कारण ये फैन का पीछा कर रहे थे, लेकिन याओ गुआन संत और हुआ युनफे भी उसका पीछा कर रहे थे। यह एक अच्छा संकेत नहीं था। जल्द ही उसे शियाओ कबीले की सबसे उत्कृष्ट शिष्याली यू यू भी मिल गई। वह धुएं के एक झोंके की तरह उसका पीछा कर रही थी। उसी समय उसने एक दर्जन जानी पहचानी आकृतियां देखी। वे सभी युवा नायक थे जिन्हें उसने पिछली बार ताइक्सुआन में देखा था। इसके अलावा वहां और भी अजीब आकृतियां थीं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे दूर से उसका पीछा कर रही थी। अब वह बड़ी मुसीबत में था। जी कबीला महान शून्य तकनीक वापस लेना चाहता था और अन्य ताकतों के पास गुप्त उद्देश्य थे। वे भी पाई का एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहते थे। ये फान को लगा कि आगे का रास्ता अज्ञात है। ये कहना मुश्किल था कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। इन लोगों से छुटकारा पाना मुश्किल होगा। छोटे भाई ये मेरे साथ आओ। इस क्षेत्र में केवल याओ गुआन पवित्र भूमि ही आपकी रक्षा कर सकती है, याओ गुआन संत ने मानसिक रूप से कहा। उसकी आवाज नर्म थी और उसमें आकर्षण की झलक थी। ये फैन पागल हो जाना चाहता था और याओ गुआन पवित्र भूमि में शामिल होना चाहता था। वह महान शून्य तकनीक की घोषणा करना चाहता था और दो ताकतों के बीच संघर्ष का कारण बनना चाहता था। लेकिन यह एक पतंगे की तरह था जो आग की लपटों में उड़ गया। वह खतरनाक स्थिति में था। हर कोई उसे हवेन तसांग ही समझता था। जैसे ही वह विचलित हुआ, याओ गुआन संत के पैरों के नीचे रोशनी दिखाई दी। हर कदम के साथ एक सुनहरा कमल दिखाई दिया। हवा में एक विलो की तरह उसने अपना शरीर हिलाया और पकड़ लिया। ये फैन की आंखें खुली हुई थी। उसने अपनी गति बढ़ाने की पूरी कोशिश की। ये खूबसूरत याओ गुआन संत बहुत जादुई थी। वह लगभग उससे आगे निकल गई। वह प्रकृति की ध्वनि की तरह हंसी। याओ गुआन संत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी पतली उंगलियों में एक अजीब शक्ति थी। वे ये फैन की पीठ की ओर बढ़ गईं। हालांकि वे कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, फिर भी ये फैन को सुगंधित हवा की गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह हाथ उसकी पीठ को छू रहा था और वह पहले से ही उस हाथ की कोमलता को महसूस कर सकता था। वह पसीने से तरबतर हो गया और चिल्लाया, याओ गुआन संत, आपकी उम्र कितनी है? सभी लोग दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। याओ गुआन की संतति थोड़ी हैरान हुई। फिर वह हंसी और बोली, छोटा बदमाश। ये फैन का ऐसा करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उसका ध्यान भटकाना और अभी के खतरे से बचना। कोमल हाथ दूर फेंक दिया गया और उसने अपनी गति बढ़ाना जारी रखा। उसका नीला लबादा फड़फड़ाया। हुआ युनफे ने उसे पकड़ लिया और कहा, छोटे भाई ये तुम मेरे विनम्र शिखर के शिष्य हो। हम दोनों ताइक्सुआन से हैं। मेरे साथ वापस आओ। शियाओ याओ कबीले की ली यू यू भी पकड़ में आ गई। उसे हिलाया नहीं जा सका। छोटे चोर ये देखते हैं आज तुम्हें कौन बचा सकता है। जी हुई का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने उनके बीच की दूरी कम कर दी थी। चाहे वह किसी के भी हाथ में क्यों न पड़ जाए, वह निश्चित रूप से इस बूढ़ी औरत के हाथों में नहीं पड़ सकता। अन्यथा ये फैन के लिए मरना आसान नहीं होगा, भले ही वह चाहे। वह तब तक अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा जब तक कि वह दुनिया की सारी यातनाएं न चख ले। हाँ, भागो मत। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बी बियुए ने कहा। ये बियुए के बारे में उसने कहा, ये फैन ने कहा। थंडर के बियुए। बी मुस्कुराया। किंग के यू। ये फैन का दिल कांप उठा। जो युवा विशेषज्ञ उसके पीछे भागे थे, वे सभी तीसरे गुप्त क्षेत्र में पहुंच गए थे। वे प्रसिद्ध विशेषज्ञों से कमजोर नहीं थे। पीछे मुड़कर देखें तो जी कबीले के प्रसिद्ध लोगों के अलावा वे सभी युवा कुलीन थे। हुआ युनफे, ली यू यू, बी बियुए, याओ गुआन संत। इस समय लगभग 20 साधक उसका पीछा कर रहे थे और वह उनसे पीछा छुड़ाने में असमर्थ था। उसने उनमें से आधे को पहले भी देखा था और बाकी अजनबी थे। छोटी ये बड़ी बहन यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए है। जी बियुए की आंखें पानी की तरह थीं। उसका शरीर और वक्र बहुत सेक्सी थे। उसके सिर के ऊपर हरा चांद उड़कर ये फैन की ओर गिर गया। सुंदर, हम अकेले में बात कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से ऐसा करना अच्छा नहीं है। इस समय ये फैन कांप उठा। उसके कदमों की हरकतें और भी अजीब हो गईं। उसके हर कदम के साथ उसके चारों ओर एक ताओवादी कविता घूम रही थी। कुछ कदम चलने के बाद वह आखिरकार हरे चांद से आजाद हो गया। महान जिन राष्ट्र दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ये साधकों द्वारा पृथ्वी क्षेत्र में अग्नि क्षेत्र के कारण जाना जाता था। लोगों को यह नहीं पता था कि आग का क्षेत्र कभी क्यों नहीं बुझता था। यह उजाड़ पुरातन काल से जल रहा था। ये कहना मुश्किल था कि यह कितने समय से अस्तित्व में था। जमीन पर कोई वनस्पति नहीं थी और जमीन के नीचे कोई लावा नहीं था। आग को सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आग थी। कोई नहीं जानता था कि आग क्यों नहीं बुझी। नियमित साधक अग्नि क्षेत्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि जब शीर्ष साधक हथियार बनाते थे तो वे इस स्थान को अपनी पहली पसंद के रूप में चुनते थे। यहाँ की अग्नि में एक रहस्यमय शक्ति थी। ये हथियार को आकार देने और दाव और तर्क को छापने में मदद कर सकती थी। बेशक अग्नि क्षेत्र एक शांतिपूर्ण स्थान नहीं था। जब ये शांतिपूर्ण था तो ये ठीक था। हालांकि अगर आग आसमान में ऊंची उठती तो ये बेहद खतरनाक होती। यहाँ तक कि शक्तिशाली साधकों को भी पीछे हटना पड़ता। इस जगह के बारे में कई अभिलेख हैं। सबसे पुराने अभिलेखों में तो अमर और प्राचीन उजाड़ टॉवर का भी उल्लेख है। हालांकि वहां केवल कुछ स्ट्रोक थे और वे बहुत अस्पष्ट थे। शब्द स्पष्ट नहीं थे। ये फैन पहले से ही किक्सिया पर्वत श्रृंखला से 3000 किलोमीटर दूर था। वह ग्रेट जिन राष्ट्र के केंद्र से पश्चिमी क्षेत्र में आया था। उसने अपने सामने आग का एक समुद्र देखा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने पाया कि 50 किलोमीटर चौड़ा एक आग का क्षेत्र उसके रास्ते को रोक रहा था। छोटे चोर, ये कोई रास्ता नहीं है। तुम कहाँ भाग सकते हो? जी हुई का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी। उसने उसका रास्ता रोक दिया। अब उसका पीछा करने की जल्दी नहीं थी। बाकी लोग भी रुक गए और आग के क्षेत्र के सामने उसे घेर कर 3 दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। वे रुक गए और आगे नहीं बढ़े। ये फैन पहले तो आसमान में उड़कर हमला करना चाहता था।
लेकिन जब उसने दूसरों को देखा तो उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। लानत है बुढ़िया, तुम मेरा क्या कर सकती हो? ये तो बस आग का समुद्र है। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? ये फैन वहीं खड़ा था, दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देख रहा था। अज्ञानी लोग निर्भय होते हैं। तुम्हें अग्नि क्षेत्र का भी भय नहीं है। क्या मैं ये कहूं कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते, या ये कहूं कि तुम अज्ञानी हो? उसका रवैया देखकर ये फैन को तुरंत पता चल गया कि यह जगह दोस्ताना नहीं है और वह यहाँ अतिक्रमण नहीं कर सकता। छोटे भाई, ये संकोच मत करो, मेरे साथ आओ। याओ गुआंग संतनी तुम्हें प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। याओ गुआंग संतनी ने उसे अपनी आवाज प्रेषित की, एक सुंदर भविष्य की रूपरेखा दी और उसका मार्गदर्शन किया। जी हुई खुद आगे बढ़ी और धीरे धीरे उसके करीब आ गई। अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चले। इस बिंदु पर वे ये फैन को और कोई मौका नहीं दे सकते थे। आगे आग की लपटें उठ रही थी, तापमान बहुत ज्यादा था, धरती को भून रहा था। बाहरी क्षेत्र झुलस रहे थे, जमीन पर कई दरारें दिखाई दे रही थी। ये फैन ने अपने दांत पीसते हुए जोखिम उठाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे आग के क्षेत्र की ओर पीछे हट गया, अन्यथा कोई रास्ता नहीं था। छोटी, ये तुम इतनी अधिक क्यों हो? जी बियू मुस्कुराए। उसके नंगे पैर 5 रंगों वाली बिजली पर चढ़ गए और हल्के से आगे की ओर तैरने लगे। वूश! ये फैन आग के क्षेत्र में भाग गया। गर्मी उसके चेहरे पर लगी और लपटें उसके चारों ओर जलने लगी। उसने अपने शरीर को दिव्य प्रकाश से ढक लिया और तेजी से भाग गया, दूसरी दिशा से गुजरने की तैयारी कर रहा था। ये कितना समय बर्बाद करने वाला है? अगर तुम आज नहीं मरोगे तो हम कैसे चैन से रह सकेंगे? जी हुई आगे बढ़ी और आग के समुद्र में प्रवेश कर गई, भूत की तरह उसका पीछा करती हुई। इस समय 10 से ज्यादा लोग उसका पीछा कर रहे थे। बाकी लोग एक पल के लिए झिझके और फिर प्रसिद्ध लोगों का पीछा करते हुए अंदर चले गए। उसका पीछा करने वाले लोग 3 दिशाओं में बंट गए, जिससे उसे केवल एक ही रास्ता मिल गया। वह केवल अग्नि क्षेत्र की गहराई में ही आगे बढ़ सकता था। पलक झपकते ही ये फैन 7-8 मील आगे बढ़ गया था। लपटों का रंग लाल से बदलकर हल्का नीला हो गया था। तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया था। दैवीय शक्ति की सुरक्षा के बावजूद भी वह अभी भी गर्मी महसूस कर सकता था। मेरे पीछे खड़े सभी लोग, क्या आप सभी बारबेक्यू जर्की बनना चाहते हैं? यदि आप इसी तरह मेरा पीछा करते रहेंगे, भले ही आप मुझे राख में बदलते हुए देख सके, आप बच नहीं पाएंगे। ये फैन उसके पीछे चिल्लाया। छोटी, ये फैन, मैं तुम्हें जलते हुए नहीं देख सकती। जल्दी वापस आओ। मैं चुपके से तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगी। मैं ग्रैंड आंटी जी हुई जितनी क्रूर नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, जी बियुए ने चुपके से कहा। उसकी आंखें मनमोहक थीं। कई मील चलने के बाद लपटों का रंग फिर से बदल गया। वे हल्के नीले रंग से दूधिया सफेद रंग में बदल गए, जैसे बहता हुआ दूध। ये धुंधला था। ये फान को लगा कि उसका मुंह सूख गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सचमुच भून जाएगा। इस समय जमीन समतल नहीं थी। वहां बहुत सी बड़ी बड़ी चट्टानें और एक बड़ा पत्थर का जंगल था। इससे उसके लिए भागना आसान हो गया। वह समय समय पर छिप सकता था। आगे मत जाओ। यह अग्नि क्षेत्र शक्तिशाली लोगों के लिए परिष्कार का स्थान है। जितना अधिक तुम इसमें जाओगे, यह उतना ही अधिक खतरनाक होगा। तुम जलकर राख हो जाओगे, हुआ युनफी ने कहा। ये फैन ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ता रहा। कई मील तक दौड़ने के बाद लपटों का चौथा रंग दिखाई दिया। वे अंडरवर्ल्ड की लपटों की तरह काली रोशनी से टिमटिमा रहे थे। वे भयावह रूप से काले थे और चुपचाप चल रहे थे। इसी तरह उसके सामने का पत्थर का जंगल घना होता गया। यह अजीब था। इस तरह का तापमान चट्टानों को पिघलाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन पत्थर का जंगल नहीं जला। जैसे ही ये फैन ने काली लपटों में कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा और मांस फट गए हैं। इस तरह की अंडरवर्ल्ड की लपटें बेहद भयानक थीं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर उसका शरीर इतना शक्तिशाली न होता तो वह खतरे में पड़ जाता। फिर भी उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसके पीछे जी हुई और अन्य लोग भी हिचकिचा रहे थे। लियू और अन्य लोगों के भौतिक शरीर ये फैन जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति बहुत गहरी थी। वे प्रतिरोध करने के लिए पूरी तरह से अपनी साधना का उपयोग कर रहे थे। स्वूश! याओ गुआन संत अंडरवर्ल्ड की लपटों में भाग गई। उसका शरीर चमक रहा था और चमक रहा था। उसके हर कदम के साथ एक सुनहरा कमल दिखाई देता था। यह अज्ञात था कि उसने किस तरह की हरकत तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन यह अतुलनीय रूप से सुंदर था। उसके पैरों के नीचे सुनहरे कमल खिल गए। उसका पूरा शरीर हिल रहा था और बेहद खूबसूरत था। छोटे भाई, ये जिद्दी मत बनो। अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ आओ। याओ गुआंग ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। याओ गुआंग संत का शरीर जेड जैसा था। काली लपटों में उसकी सफेद पोशाक बेहद आकर्षक थी। उसका चमकता हुआ शरीर एक खूबसूरत आभा से घिरा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। यहाँ आने पर वरिष्ठ गुरु भी भौहें सिकोड़ लेंगे। क्या याओ गुआंग की संतनी शादी कर सकती है? ये फैन ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर मैं याओ गुआंग का दामाद बन सकता हूँ तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ। यदि आप संत मास्टर को हरा सकते हैं तो यह असंभव नहीं है। याओ गुआंग संतेस मुस्कुराए और नाराज नहीं दिखी। उनका दिव्य रूप दोषरहित था और उनके जैड जैसे चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अपने शरीर के साथ आप ऊपर उठ सकते हैं। जल्दी से मेरे साथ आओ। ये फैन पत्थर के जंगल में भाग गया। संत याओ गुआंग ने अपने सुनहरे कमल पर कदम रखा और जल्दी से उसका पीछा किया। वह एक वसंत की हवा की तरह थी, हवा में लहराते हुए विलो की तरह। वह बेहद कोमल और सुंदर थी, जेड झील में नाचती हुई परी की तरह। उनके पीछे भीड़ कुछ देर के लिए हिचकिचाई, फिर ये फैन का पीछा करने के लिए काली लपटों में भाग गई। रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ आग की 9 परतें थीं। चौथी परत पहले से ही बहुत खतरनाक थी। वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसका पीछा करना था। उन्हें डर था कि ये फैन सफलतापूर्वक भाग जाएगा। उनके ठीक सामने सुनहरी लपटें चमक रही थी। ये फैन थोड़ा डरा हुआ था। काली लपटें पहले से ही उसके लिए सहन करने के लिए बहुत ज्यादा थी।
अगर वह 5वीं परत में प्रवेश करता तो उसे डर था कि वह पूरी तरह से जल जाएगा। यहाँ तक कि प्राचीनों का पवित्र शरीर भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता। जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ तक कि याओ गुआन संत भी सुनहरी लपटों को नहीं छू पाई। उसने सावधानी से उनसे बचते हुए उसका पीछा करने के लिए किनारों के चारों ओर चक्कर लगाया। छोटे भाई, ये अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मुझे डर है कि तुम सचमुच राख में बदल जाओगे। याओ गुआन सेंटेस ने मीठी मुस्कान दी। उसने उसे छूने के लिए अपना पतला जेड जैसा हाथ बढ़ाया। याओ गुआन संत, मैं भविष्य में आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। कृपया वापस चले जाए। ये फैन ने अपने दांत पीस लिए और सुनहरी लपटों में घुस गया। इस समय उसे लगा कि उसका पवित्र शरीर अब और नहीं सह सकता। उसकी त्वचा फटने और जलने का खतरा था। उसे लगा कि वह राख में तब्दील होने वाला है। दैवीय शक्ति इसे रोक नहीं सकी और बहुमूल्य शरीर भी इसका सामना नहीं कर सका। ये फैन चौंक गया। उसने जल्दी से प्रिस्टीन जेड बोतल निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही स्वर्गीय झरना उसके शरीर में प्रवेश किया, राख में बदल जाने का भयानक एहसास आखिरकार थोड़ा गायब हो गया। हालांकि वह अभी भी एक खतरनाक स्थिति में था। स्वर्गीय झरना सीमित था और लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। उसका शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता था और जल्द ही या बाद में वह जल जाएगा और राख में बदल जाएगा। बाहर हर कोई अविश्वसनीय लग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फैन पिघल नहीं जाएगा और पकड़ नहीं लेगा। हर कोई अपने आप को सहारा देने के लिए अपनी गहन साधना का उपयोग कर रहा था। वे पहले से ही देख सकते थे कि ये फैन अपने मजबूत भौतिक शरीर के साथ टिके हुए थे, जो वास्तव में चौंकाने वाला था। जी हुई और अन्य महान हस्तियां एक साथ एकत्र हुई और निर्णय लिया। वे उपहास करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने एक जैस्पर पत्ता निकाला और सुनहरी लपटों में ये फैन पर वार किया। इस समय ये फैन चिलचिलाती गर्मी का सामना नहीं कर सका। उसे लगा जैसे वह टुकड़ों में बिखरने वाला है। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। हालांकि वह इसे चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन जैस्पर का पत्ता फिर भी उसके चारों ओर के शून्य को चीरता हुआ निकल गया। ये फैन एक झटके के साथ गायब हो गया और शून्य में प्रवेश कर गया। याओ गुआन की संतति चौंक गई। उसने कहा, एक हथियार जिस पर महान शून्य तकनीक अंकित है। ये सही है। जी हुई ने सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से हम केवल एक ही रास्ते से जा सकते हैं, अन्यथा हम उसे पकड़ सकते थे। जी कबीले के एक अन्य महान व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, उसके लिए कई मील चलना ही काफी है। वह छठे अग्नि क्षेत्र में गिर जाएगा। अगर हम अंदर गए तो हम भी राख में बदल जाएंगे। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। छठे अग्नि क्षेत्र को पूर्व से बैंगनी कीवी कहा जाता है। कई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां हथियार बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके बचने की कोई उम्मीद है, जी बीयू ने कहा। चलो चलें। हम चौथी काली नरक की आग में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। जी हुई ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और बाहर चली गई। कितनी अफसोस की बात है। बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से चले गए। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से मर जाएगा। याओ गुआन संत के सुंदर चेहरे पर एक अजीब भाव था। वह बहुत देर तक सुनहरी लपटों के बाहर खड़ी रही। ये देखकर कि अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, वह पीछे हट गई और खुद से बुदबुदाने लगी, कितना अफसोस है। हुआ यूनिफे भी चुपचाप इंतजार करता रहा और सुनता रहा। आग का क्षेत्र शांत था। फिर वह मुड़ा और चला गया। पलक झपकते ही चौथा नरक अग्नि क्षेत्र पूरी तरह शांत हो गया। जब जी हुई अग्नि क्षेत्र के बाहर पहुंची तो उसने तुरंत जी परिवार के साधकों को यहाँ पहरा देने का आदेश दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई दुर्घटना घटे। वह परिवार के बड़े लोगों से अग्नि क्षेत्र की छठी परत में जाकर जांच करने के लिए कहना चाहती थी। छठा अग्नि क्षेत्र पूर्व से बैंगनी कीवी कहलाता था। यहाँ की लपटें उग्र लपटों जैसी नहीं दिख रही थी। इसके बजाय वे बैंगनी धुंध जैसी दिख रही थी। ये धुंधला था। जैस्पर का पत्ता एक निश्चित हथियार था। इसने शून्य को भेद दिया और संपूर्ण महान शून्य तकनीक को प्रकट किया। ये कई मील की दूरी से गुजरा, उस क्षेत्र से गुजरा जहां सुनहरी लपटें थी और बैंगनी लपटों में टूटने वाला था। जिस क्षण ये फान शून्य से गुजरा, उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद को बचाने के लिए ओवाचिंग हेवन नेट को बुलाया। फिर उसने प्रिस्टीन जेड बोतल को पकड़ लिया और किसी भी समय इसे खुद पर डालने के लिए तैयार था। वह स्थान जहां महत्वपूर्ण व्यक्ति हथियार बनाते थे, वह स्थान उसके लिए जीवित रहना संभव नहीं था। शून्य टूट गया। पहले तो बैंगनी कीवी का केवल एक टुकड़ा ही अंदर बह रहा था, लेकिन ये फैन को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर फटने वाला है। उसी समय उसने महसूस किया कि स्रोत ऊर्जा सक्रिय हो गई है।